हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप कि आप लोग अच्छे खासे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा नेशनल इनकम का टॉपिक चल रहा था एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम एंड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट 2 मेथड्स। याद है ना दोस्तों कि हमने नेशनल इनकम के कितने मेथड्स को स्टडी कर लिया था? 2 मेथड्स को स्टडी कर लिया था। आज हमारा तीसरा मेथड है। देखो दोस्तों, ये तीनों क्लासेस एक दूसरे से अलग है। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक सजेशन देना चाहूँगा छोटा सा, कि जब आप किसी एक मेथड को स्टडी करेंगे तो देन उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, उसकी प्रैक्टिस करो, फिर अगले मेथड के ऊपर आओ, फिर उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट जो हम आज कराएंगे उसको पहले देखो, आप उसके वीडियो को उसको समझो, फिर उसके प्रैक्टिकल्स करो, फिर उसके बाद में तीनों मेथड्स में दो दो मेथड के मिक्सअप क्वेश्चंस आएंगे, फिर उनको कीजिए आप। ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज़ आप मुझसे ले सकते हो। मैंने आपको वैसे पहले भी आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैं आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। उन्हीं के अकॉर्डिंग करोगे तो क्लासेस में सॉल्यूशन भी मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम नेशनल इनकम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वी हैव 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड जिसको हम वैल्यू एडिड मेथड भी बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज द एक्सपेंडिचर मेथड। तो दोस्तों आज हम अपने थर्ड मेथड की तरफ आएंगे जिसका नाम क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, देखो ये बड़ी अजीब सी बात है। जब भी मैं इस मेथड को लिखता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि मेथड का नाम तो है एक्सपेंडिचर मेथड और कैलकुलेट क्या कर रहे हैं हम? इनकम। कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? इनकम। और मेथड क्या है? एक्सपेंडिचर। इसका भी एक लॉजिक है दोस्तों। देखो मैक्रो लेवल पर, दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो लेवल पर ये माना जाता है और माना क्या जाता है, नॉर्मली होता है, मैक्रो लेवल पर ये माना जाता है द एक्सपेंडिचर ऑफ वन इज इनकम ऑफ अनदर। द एक्सपेंडिचर ऑफ वन इज इनकम ऑफ अनदर मतलब कि आप क्या करो, एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर लो, वो एक्सपेंडिचर ही उन लोगों की इनकम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि द एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज द एक्सपेंडिचर ऑफ अनदर पर्सन। जैसे अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, आपने एक शॉप से बहुत सारी शॉपिंग की, तो आपका तो एक्सपेंडिचर है, लेकिन शॉप वालों के लिए क्या है? वो इनकम है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसीलिए एक्सपेंडिचर मेथड से भी हम इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब भी मैं कोई मेथड आपको पढ़ाता हूं तो दोस्तों सबसे पहले मैं उसको डिफाइन करता हूं। मेथड के अकॉर्डिंग मैं आपको नेशनल इनकम की डेफिनेशन बताता हूं। जैसे ज़रा ध्यान दो, जब मैंने आपको प्रोडक्शन मेथड बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है। जब मैंने इनकम मेथड पढ़ाया था तो डेफिनेशन में मैंने चेंज किया था कि नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द फैक्टर इनकम। क्या है? सम ऑफ द फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम को कैसे डिफाइन करेंगे? इस तरह से करेंगे कि नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर। क्या है? द सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज in an economy during in a year या in an accounting year, sum of the final expenditure। अब मेरे दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आया, क्या आया? फाइनल। और जिन लोगों ने क्लास नंबर 2 ली है और जिन लोगों ने क्लास नंबर 2 स्टडी की थी मेरी, उसमें मैंने आपको समझाया था फाइनल एक्सपेंडिचर एंड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, और मैंने तब भी बताया था कि नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली द फाइनल एक्सपेंडिचर, इसलिए यहाँ पर फाइनल लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक देश में एक साल में लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर किया है उसको ऐड कर लो, वही हमारी नेशनल इनकम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हमारा वो जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या क्या होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे इनकम और वैल्यू एडिड में मैंने पॉइंट्स लिखे थे, यहाँ पर भी लिखेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, बताएंगे अभी। लेकिन इस मेथड को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर एन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सपोज दैट कि एक इकोनॉमी है, और ये बड़ी ज़रूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल यहाँ पर काम नहीं आएगी, ये पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बार काम आएगी आपके। कॉमन सेंस है। जैसे जब आप छोटी क्लासेस में एसएसटी पढ़ते थे, सोशल साइंस, तो आपको बताया जाता था द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है ना। यहाँ पर भी बताया जाता है वो जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर हुआ करते थे वो होते थे अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज। और अकॉर्डिंग टू द फाइनल एक्सपेंडिचर एन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। और ध्यान से सुन लेना ये 4 पार्ट्स, क्योंकि ये आगे पूरी बुक में आपके काम आएंगे। फर्स्ट वन इज एच। एच मतलब हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड का मतलब है जितने भी कंज्यूमर हैं। इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। नंबर 1 क्या है? एच, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कंज्यूमर है जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं। सेकेंड वन इज
एफ फॉर फर्म, फर्म का मतलब द प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोड्यूसर, ठीक है। पहला है हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म, फर्म बनाते हैं, हाउस होल्ड उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तीसरा है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी होती है और गवर्नमेंट सभी काम करती है। देखो गवर्नमेंट कंज्यूमर की तरह भी काम करती है, कंजम्पशन भी करती है, और गवर्नमेंट जो है ना प्रोड्यूसर की तरह प्रोडक्शन भी करती है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है, टैक्स भी लगाती है, सब्सिडी भी करती है। तो गवर्नमेंट भी एक प्रोडक्शन की तरह, प्रोड्यूसर यूनिट की तरह काम करती है और कंज्यूमर की तरह भी काम कर सकती है, ठीक है। और फोर्थ वन इज ROW, ROW का मतलब होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अपनी कंट्री को छोड़कर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिनसे हमारे इकोनॉमिक ट्रेड वाले कनेक्शन है, उन सबको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है दोस्तों, और सभी देशों का दूसरे देशों से कोई ना कोई कनेक्शन बिजनेस का होता ही होता है, इसलिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कनेक्टेड है, इसलिए फोर्थ सेक्टर इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ध्यान रखना, बेसिक बात है, एन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसके पॉइंट मैंने नहीं लिखे, उनको समझाना बड़ा ज़रूरी था। अब मैं एक बार फिर डेफिनेशन पर आता हूँ कि नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर, द सम ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है दोस्तों। बड़े ध्यान से समझाऊंगा मैं आपको और थ्योरेटिकली समझाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो न्यूमेरिकल्स के अंदर। याद करो मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया था फाइनल एक्सपेंडिचर वो होता है जो या तो सी होता है या फिर आई होता है, और जिन लोगों को ये सी और आई समझ में नहीं आए तो क्लास नंबर 2 पहले ऑलरेडी देख लें, हाफ एन आवर की क्लास है, तो आप उसको देख लोगे कि आसानी से समझ में आएगा। फाइनल एक्सपेंडिचर इज आइदर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैं आपको बहुत बार बता चुका, दिस इज द एक्सपेंडिचर विच सेटिस्फाइड द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, जो हमारी वांट्स को डायरेक्टली पूरा करेगा। इन्वेस्टमेंट भी मैं आपको बहुत बार बता चुका, रेफर्स द एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, एसेट्स के ऊपर जो भी कैपिटल गुड्स के ऊपर जो खर्चा है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट, और दोनों ही हमारे कौन से होते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है दोस्तों। देखो ये जो एक्सपेंडिचर मेथड मैं आपको करा रहा हूँ ना, देखो मैं चाहता तो मैं सीधे सीधे पॉइंट लिख देता और आपको कहता पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा। मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, क्लास थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया ना इसको, तो आपको रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। लॉजिकली मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो पॉइंट जो मैं यहाँ पर लिखूंगा वो आए कहाँ से, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना है। उसके लिए जो एक्सपेंडिचर है इनको ऐड करना है, और करने वाले कौन है, ये हैं, करने वाले कौन है, ये हैं करने वाले। तो अब हम देखेंगे इनमें से कंजम्पशन कौन कौन करता है, इन्वेस्टमेंट कौन करता है, और बाकी अगर और अलग एक्सपेंडिचर होते हैं तो और क्या क्या हो सकता है इन और सी और आई के अलावा। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर हमने 12th लेवल पर सी और आई लिखा है, पार्ट तो और भी होते हैं, पार्ट तो जी भी होता है गवर्नमेंट, पार्ट तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी होते हैं, लेकिन 12th में हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर C+I लिखा है, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं, अब हम यहाँ पर आते हैं अपने पहले पॉइंट पर एक्सपेंडिचर मेथड के। तो हमें किसको ऐड करना है, फाइनल एक्सपेंडिचर, मतलब हमें कंजम्पशन को ऐड करना है। ज़रा ध्यान से देखो, कंजम्पशन कौन करेगा, इन चारों में से कंजम्पशन कौन करता है, पता लग गया होगा आपको, हाउस होल्ड। कौन करेगा, हाउस होल्ड, मतलब हम लोग, प्राइवेट सेक्टर। इसीलिए अब सुनो, देखो एक्सपेंडिचर मेथड का जो पहला पॉइंट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो एक एक वर्ड का अपना अलग अलग मीनिंग है, अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। प्राइवेट किसका मतलब, हाउस होल्ड का, प्राइवेट का मतलब किसका हो गया, हाउस होल्ड का। फाइनल होना चाहिए, इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। कंजम्पशन जो हमारी वांट्स को डायरेक्टली पूरा करे, एक्सपेंडिचर खर्चा है हमारा। और इसको डिफाइन, इसकी डेफिनेशन भी याद रख लो, इसका मतलब भी समझ लो, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर इसका नाम बदल कर आ गया तो आप समझ जाओगे। देखो प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, किसी भी इकोनॉमी के अंदर जितने भी कंज्यूमर हैं, जितनी भी फैमिलीज हैं, जितने भी हाउस होल्ड हैं, उन्होंने अपनी वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जितना भी एक्सपेंडिचर किया है उसका नाम है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन में सीधे सीधे ये पॉइंट आपको दिया हुआ होगा, हद से हद क्या होगा, प्राइवेट की जगह क्या लिख देगा, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो वो किसका कंजम्पशन हो जाएगा, हाउस होल्ड का, ठीक है ना, या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। मैंने क्या कहा, सब सारा एक्सपेंडिचर है, हाउस होल्ड ने कितना किया है। अब ये तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा कि कितना, ये तो ऑलरेडी हमें गिवन होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका। इसको कैलकुलेट करना तो काम किसका है, CSO का। CSO ऑर्गेनाइजेशन है,
आपको मैं बहुत बार बता चुका, उसका काम है वो बता देगा हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है। तो कंजम्पशन कौन करेगा? हाउस होल्ड। मेरे दोस्तों अब और ध्यान से सोचो, इन चारों में से कोई और भी कंजम्पशन कर सकता है क्या? सोचो आप। फर्म, देखो फर्म तो प्रोडक्शन करती है, वो कंजम्पशन नहीं करती। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी सेल परचेज है, ठीक है ना, एब्रोड है। गवर्नमेंट कंजम्पशन कर सकती है। अभी मैं बताता हूं, देखो गवर्नमेंट कैसे कंजम्पशन करती है। जब गवर्नमेंट कंजम्पशन करेगी तो उसका नाम पता है क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेम सारी वर्डिंग, ये तीनों वर्ड सेम होंगे, बस प्राइवेट की जगह क्या लिख दिया जाएगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हिंदी में ये निजी अंतिम उपभोग व्यय, ये सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है, ठीक है ना। ये प्राइवेट का, ये गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी कंजम्पशन करती है क्या? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। जैसे देखो हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, कपड़े खरीद के लेकर आते हैं अपने पहनने के लिए, स्कूल के लिए स्टेशनरी या यूनिफॉर्म वगैरह बहुत सारा सामान लाते हैं, जो भी ज़रूरत है हम लेकर आते हैं। तो हम तो कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, हमें लग रहा है। क्या गवर्नमेंट भी इसी तरीके से कपड़े लाती है, खाना लाती है? क्या गवर्नमेंट भी खाती है, कपड़े पहनती है? ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी कंजम्पशन करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, वो गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं? अपनी सर्विसेज, और बदले में उनको क्या मिलता है? सैलरी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, और गवर्नमेंट उनकी सर्विसेज को पता है क्या कर रही है? कंज्यूम कर रही है। मतलब जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले सारे लोग हैं, वो गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं? बैंक में काम करने वाले लोग हैं, वो गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं? अपनी सर्विसेज। तो गवर्नमेंट उनकी सर्विसेज को क्या कर रही है? यूज़ कर रही है, ठीक है ना, कंज्यूम कर रही है। तो गवर्नमेंट भी कंजम्पशन कर सकती है, करती है। और इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट करती है मगर उसके बिहाफ पर हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलने वाली मेडिसिन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे बिहाफ पर हमें फ्री में मिल रही है। कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट। यूज़ हम कर रहे हैं, पे कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। इसी तरीके से मेरे दोस्तों पार्क्स होते हैं, स्ट्रीट लाइट होती हैं, रेड लाइट्स होती हैं, इनके ऊपर ये इन सबको, रोड्स होते हैं, गली रोड्स हैं, ये सब पब्लिक यूज़ करती है, लेकिन खर्चा कौन करता है? गवर्नमेंट। तो ये सब क्या कहलाता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके पार्ट होते हैं, मगर ये इसके पार्ट एग्जाम में नहीं आते, सीधे सीधे ये 2 पॉइंट हमें लिखे हुए मिल जाते हैं। तो हमारे 2 पॉइंट आ गए, हाउस होल्ड भी हो गया, गवर्नमेंट भी हो गया। तो कंजम्पशन करने वाले ये 2 लोग हैं, और ये एक्सपेंडिचर मेथड के हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। अब तीसरी बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट। कौन करेगा? क्लियर सी बात है, फर्म करेगी। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? फर्म। लेकिन याद रखना, इन्वेस्टमेंट का एक नाम और है, कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो थर्ड पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, अगर जिसने ये थर्ड पॉइंट ध्यान से समझ लिया, उसको ये पूरा मेथड आ जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं होगी। देखो फर्म क्या करेंगी? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम मैंने क्या बताया? कैपिटल फॉर्मेशन। अब जरा ध्यान से सुनिए, उस थर्ड, जितनी भी फर्म है हमारी इकोनॉमी में, जितनी भी फर्म है, उन्होंने एक साल में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है? सुन लीजिए बड़े ध्यान से, उस इन्वेस्टमेंट का नाम है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हर एक वर्ड का अपना अलग अलग मतलब है, मैं आपको भी इसको उसका पूरा मतलब बताऊंगा। नेट मतलब प्योर, विदाउट डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, पुरानी चीज़ों पर किया गया इन्वेस्टमेंट नहीं है। डोमेस्टिक मतलब पूरी इकोनॉमी में, बाउंड्री में। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट। तो बड़े ध्यान से सुन लो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर लिखा हुआ है एग्जाम में, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू 600 करोड़, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? कि जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कैपिटल, उन्होंने एक इकोनॉमी के अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, वो कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम। तो जितने भी प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, उसका नाम क्या है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों। ये थर्ड पॉइंट है, मगर इस थर्ड के भी 2 पॉइंट है, इस थर्ड के भी 2 पॉइंट है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब मैंने इन्वेस्टमेंट की क्लास नंबर 2 पढ़ाई थी, तो मैंने इन्वेस्टमेंट के टाइप्स बताए थे। इसलिए देखो मैंने कहा था कि वो छोटी छोटी क्लासेस लेते रहो, उन क्लासेस के बाद में ये मेथड आसान लगेंगे। जो वो मेथड उन छोटी छोटी क्लासेस को नहीं लेंगे, तो ये तो सीधे मुश्किल लगेंगे, जाहिर सी बात है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है, याद करो। इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है नेट डोमेस्टिक, अभी तक तो सब सेम लग रहा है। यहाँ पर एक वर्ड आ गया फिक्स्ड, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन।
नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, एक वर्ड एक्स्ट्रा आ गया, कौन सा वर्ड आ गया? फिक्स्ड। मतलब क्या हुआ, ये इसका वो पार्ट है, ये जो ब्लू कलर में है ये इस वाले थर्ड वाले पॉइंट का फर्स्ट पार्ट है, मगर ये सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट है जो हमने फिक्स्ड, मतलब जो हमने एसेट्स के ऊपर किया है, जो हमने प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर इन पर किया है। ठीक है ना। एक दूसरा इन्वेस्टमेंट भी होता है, मैं आपको याद दिलाता हूं, जो हम किस पर करते हैं? रॉ मटेरियल, जो सेमी फिनिश गुड्स होते हैं उनके ऊपर खर्च करते हैं। ठीक है ना। उनको याद होगा, मैंने आपको क्या नाम दिया था, वो कहाँ पर जाते हैं? स्टॉक में जाते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है? चेंज इन स्टॉक। वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है? चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक किसके बराबर होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लास नंबर 2 में मैं आपको इसको डिटेल में समझा चुका हूँ, समझे दोस्तों। और जिन्होंने क्लास नंबर 2 नहीं देखी तो मैं उम्मीद करता हूं उनसे कि वो पहले देखें, और अगर नहीं देखते तो यहाँ पर भी समझ सकते हो कि हमारा कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट दो तरीके का है। या तो हमने एसेट्स पे किया, देखो सोचो ना, बिजनेस करेंगे तो एसेट्स तो लगाएंगे, लेकिन माल भी तो खरीदेंगे। और एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल के आखिर में 31 मार्च आती है, तो हमारे पास जो माल बचता है वो माल कहाँ पर आता है? वो स्टॉक में आता है। स्टॉक दो तरीके का है, क्लोजिंग, ओपनिंग। क्लोजिंग में से ओपनिंग जाएगा तो क्या बचेगा? चेंज इन स्टॉक। ये भी इन्वेस्टमेंट है, ये भी इन्वेस्टमेंट है, दोनों में डिफरेंस है। ये फिक्स है, आप इसको रिपीटेडली बार बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है ये माल पर किया गया इन्वेस्टमेंट है, आप इसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते। 31 मार्च को आपका अकाउंट क्लोज हो गया तो आगे चलकर आप क्या करोगे? आप इसको दोबारा कन्वर्ट करके फिनिश गुड बनाकर सेल कर दोगे। समझे दोस्तों। तो ये थर्ड पॉइंट है। याद क्या रखना है? पहला पॉइंट सिंपल है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या याद रखना है? कैपिटल फॉर्मेशन से पहले अगर फिक्स लिखा हुआ है तो आपको डेल्टा स्टॉक, चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर कैपिटल फॉर्मेशन से पहले फिक्स गिवन नहीं है तो समझ जाना कि ये आपका कंप्लीट इन्वेस्टमेंट है, और अगर क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ होगा तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम अपने फोर्थ सेक्टर और फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी देशों से हम क्या करते हैं? बिजनेस का हमारा क्या ट्रांजैक्शन है? एक्सपोर्ट करेंगे या फिर इंपोर्ट करेंगे। देखिए, एक्सपोर्ट से पैसा आता है, एक्सपोर्ट से पैसा आता है, ठीक है, और इंपोर्ट से पैसा जाता है। ठीक है। दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा नेट एक्सपोर्ट। क्या कहलाएगा? नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट जो होता है वो क्या होता है? एक्स माइनस एम। एक्स से एक्सपोर्ट को डिनोट करते हैं, एम से इंपोर्ट को। आप अगर दोनों की स्पेलिंग देखेंगे तो दोनों के जो सेकंड लेटर है ना, उनसे दोनों को डिनोट किया जाता है। एक्स एक्सपोर्ट है, एम इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देंगे तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा? नेट एक्सपोर्ट। इससे पता लग जाएगा कि हमने एब्रोड में माल बेचकर कितना प्रोडक्शन हमने मतलब हमने प्रोडक्शन से, सेल से अर्न हमने किया है। ठीक है ना। तो ये हमारे 4 सेक्टर्स और ये हमारे 4 पॉइंट्स एक्सपेंडिचर मेथड के कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है? वही बाकी प्रीवियस मेथड की तरह क्या करना है? इनको ऐड करना है। देखेंगे ऐड करके क्या आएगा। देखिए यहाँ पर भी एक बहुत ज़रूरी बात है, पता है वो क्या? अगर मैं इन चारों को प्लस कर दूं, 1 + 2 + 3 + 4, अगर मैं इन चारों को प्लस कर दूं तो सोचने वाली बात है कि मेरे पास नेशनल इनकम आएगी या फिर डोमेस्टिक इनकम आएगी। अब फिर इस बात के लिए आपको पता होना चाहिए नेशनल और डोमेस्टिक में क्या डिफरेंस होता है। नेशनल वो इनकम होती है जो हमारी बाउंड्री के अंदर होती है, और डोमेस्टिक इनकम वो होती है जो हमारी बाउंड्री में होती है। और नेशनल कब होती है? जब बाउंड्री वाली इनकम में उस इनकम को ऐड करते हैं जो हमने एब्रोड से अर्न की है। तो मेरे दोस्तों पहले आप सोचो, फिर मैं बताता हूँ कि इन चारों को सोचकर और जो मैंने अभी पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए। ओनली 5 सेकेंड आपके लिए। सोच लिया? आपने सोचा कि इन चारों को जोड़कर क्या आना चाहिए? डोमेस्टिक इनकम। लेकिन एक्सपोर्ट तो हमने एब्रोड से अर्न किया है ना, बाहर से अर्न किया है ना, तो नेशनल आना चाहिए। ठीक है ना। एब्रोड की एक्सपोर्ट तो एब्रोड से है ना, तो नेशनल आना चाहिए। मैंने कहा था कि एब्रोड की इनकम से नेशनल आती है, लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इन चारों को प्लस करके आपकी जो इनकम आएगी वो एनडीपी, डोमेस्टिक इनकम ही आएगी। एनडीपी एमपी आएगा। इसका पूरा नाम क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या आया? डोमेस्टिक इनकम आई है, नेशनल नहीं आई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नेशनल क्यों नहीं आई, डोमेस्टिक क्यों आई है? मेरे दोस्तों याद करो, शुरू से ही कहता हूँ, एन इकोनॉमी के अंदर की बात हो रही है, अंदर की इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं ये इकोनॉमी के सेक्टर हैं, ये 4 सेक्टर बाउंड्री के अंदर की बात हो रही है। फिर आपके दिमाग में आएगा यार एक्सपोर्ट तो बाहर से आ रहे हैं ना, तो बड़े ध्यान से समझ लेना ये वाली बात। ये
रीजनिंग वाले लॉजिकल टाइप क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स में एग्जाम में आ भी चुका है कि एक्सपोर्ट जो है वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होता है या नेशनल का। तो एक्सपोर्ट जो है ना वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होता है। ज़रा ध्यान से एक बात सुन लो बस मेरे दोस्तों, एक बात बताओ, एक्सपोर्ट मतलब अपने यहाँ पर प्रोडक्शन करके उनको दूसरे देशों को बेचना। अब बस मुझे इतना बता दो सोचकर कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम किस चीज़ का एक्सपोर्ट करते हैं, उनका प्रोडक्शन हमने कहाँ किया है, कहाँ किया है, हमारे देश की बाउंड्री में, इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन कहाँ हुआ है, हमारे देश की बाउंड्री में, बाउंड्री में हुआ है ना, तो एक्सपोर्ट इज द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम। प्रोडक्शन तो यहाँ हुआ है ना, याद करो डोमेस्टिक इनकम क्या बताया था, प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक बाउंड्री, बाउंड्री में किया है हमने प्रोडक्शन, वो बात अलग है, सेल हमने बाहर किया है। इसीलिए ये जो है एक्सपोर्ट जो है ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। और NFIA अलग होता है। NFIA मैं आपको सेपरेटली समझा चुका हूँ। हमारा 5th पॉइंट इसका क्या है, NFIA। NFIA में मैं आपको बहुत बार बता चुका, NFIA 2 तरीके का होता है, फ्रॉम एंड टू वाला। मैं फ्रॉम की बात करता हूँ क्योंकि फ्रॉम वाले को ऐड करते हैं, टू बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। NFIA और एक्सपोर्ट में फ़र्क है। देखो एक्सपोर्ट और NFIA में क्या फ़र्क है, देखो एक्सपोर्ट में हमने प्रोडक्शन यहाँ किया, सेल अब्रोड में किया, और NFIA में क्या होता है, हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाकर काम करते हैं, वहाँ जाकर अपनी सर्विसेज देते हैं। एक्सपोर्ट में हमें सर्विसेज वहाँ नहीं देनी, अपने देश में बनाओ और बाहर बेच दो। और लेकिन NFIA में क्या होता है, हमारे पर्सन्स कहाँ जाते हैं, अब्रोड में जाते हैं, समझे ना। तो इन 4 को प्लस करोगे तो डोमेस्टिक इनकम ही आएगी। और अगर मैं यहाँ पर ये कर दूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अब मैं पाँचों को ले लेता हूँ तो मेरे पास अब क्या आ जाएगा, अब मेरे पास NNP आ जाएगा और MP आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम फोकस करेंगे कि इन सब को प्लस करने पर NDP FC या फिर NDP MP और NNP MP ही क्यों आया। तो देखो सबसे पहली बात तो ये नेट आते, दोनों नेट आए, डोमेस्टिक भी और नेशनल भी, दोनों कौन सा है, नेट। पता है क्यों, क्योंकि ये जो 3rd पॉइंट है ना, ये इसका कैपिटल फॉर्मेशन कैसा दे रखा है, नेट दे रखा है, ठीक है। तो नेट दे रखा है तो इसीलिए ये नेट आए। याद रखना अगर ये ग्रॉस होता ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, अगर ये ग्रॉस दिया हुआ होता तो यहां पर GDP GNP आता, समझे ना। मैंने कहा था ना 3rd पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कैपिटल फॉर्मेशन जब आप ढूंढोगे तो कैपिटल फॉर्मेशन को ढूंढते वक्त 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या कि कैपिटल फॉर्मेशन से पहले फिक्स तो नहीं लिखा हुआ, अगर फिक्स लिखा है तो डेल्टा स्टॉक, चेंज इन स्टॉक आपको भी ऐड करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या देखनी है, कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको दिया हुआ है तो वो नेट दे रखा है या ग्रोस दे रखा है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लास्ट में आएगा क्या। मैंने आपको इनकम मेथड पढ़ाया, वैल्यू एडिड मेथड पढ़ाया, उसमें सिंपल आपको बता दिया भाई वैल्यू एडिड से सबसे पहले GVA MP आएगा, इनकम मेथड से पहले NNP FC आएगा। लेकिन यहाँ पर लॉजिक है, क्या लॉजिक है, यहाँ पर नेट भी आ सकता है, ग्रॉस भी आ सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द कैपिटल फॉर्मेशन। इफ कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन नेट देन वी विल गेट नेट, और अगर ये क्या है ग्रॉस है तो ये भी क्या मिलेगा, हमें ग्रॉस मिलेगा, ठीक है। DP कब मिलेगा, जब 4 लेंगे। NP कब मिलेगा, जब हम NFIA फ्रॉम वाले को ऐड करेंगे और अगर 2 वाला होगा तो उसको माइनस करेंगे। अब मार्केट प्राइस पर क्यों आएगा, FC पर क्यों नहीं आएगा, फैक्टर कॉस्ट पर क्यों नहीं आएगा। तो मेरे दोस्तों ये सभी मिला, ये सारा एक्सपेंडिचर है, ये क्या है, एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर जब भी हम करते हैं कहाँ करते हैं, मार्केट में करते हैं। और सारा का सारा एक्सपेंडिचर जो किया है, एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसमें गवर्नमेंट ने जो अभी टैक्स लगाए थे हमारे ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स, वो अभी हैं इसके अंदर। कहीं हमने बताओ डिडक्ट किए हमने, कहीं हमने निकाले इसमें से, नहीं निकाले ना, अभी इसमें हैं ऑलरेडी वो। तो इसीलिए अभी ये किसके ऊपर है, मार्केट प्राइस के ऊपर, ठीक है दोस्तों। अब देखो लोग कहते हैं कि ये प्लस ये फॉर्मूले रट लो, अरे रटो मत यार, समझा तो रहा हूँ, याद करो। अब देखो हम अपनी तरफ से बनाते हैं कुछ फॉर्मूलेस। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि हमें चलो क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीज़ें हमें गिवन है 1 2 3 4 5, ठीक है, और मैं आपसे ये फाइंड आउट करने को कहता हूँ क्या, GDP MP, ठीक है दोस्तों। ये देखो पहला GDP MP, तो सबसे पहले आप एक्सपेंडिचर मेथड में अगर आप देखते हो तो सबसे पहले आप देखो MP पर पूछा है और MP ही आता है, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या याद रखना है, MP पर आता है और MP ही कहा गया है, तो अभी टैक्स का कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो DP पूछा है डोमेस्टिक, तो हमें 1 + 2 + 3 + 4 पर जाना है, +5 पर नहीं जाना। तो डोमेस्टिक पूछा है ना, तो डोमेस्टिक के लिए पहले क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, समझ रहे हो ना इनका मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल प्लस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। याद रखना नेट एक्सपोर्ट की जगह कभी कभी आपको नेट इंपोर्ट भी दे सकता है, और ये NFIA की तरह नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और नेट इंपोर्ट क्या होगा,
इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं और अगर नेट इंपोर्ट होगा तो उसको माइनस कर देंगे, अपोजिट टर्म है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हम 5 जोड़ें, नहीं, क्योंकि 5 अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा नेशनल आ जाएगा और हमें क्या चाहिए, डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक तो 4 तक आ जाएगा, उसको इग्नोर कर दो, छोड़ दो, माइनस भी नहीं करेंगे। अब हमें चाहिए ग्रॉस, हमें क्या चाहिए, ग्रॉस, जबकि हमारा कैपिटल फॉर्मेशन क्या था, नेट। तो 1 + 2 + 3 + 4 करके तो हम कहाँ पहुंचे, एनडीपी एमपी। अब कुछ होशियार बच्चे मेरे प्यारे वाले जो पढ़ते रहते हैं लगातार, अब वो सोच रहे होंगे तो कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर, ये एनडीपी एमपी आया ना, इसको हमें जी बनाना है, तो नेट को हमें जी बनाना है, नेट को ग्रॉस बनाना है। बहुत बार बता चुका, नेट को ग्रॉस बनाने के लिए क्या करें, यस, डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तीसरा नाम रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है ना। तो ये डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, बस अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, जीडीपी एमपी में हो गया, ठीक है। चलो एक और फॉर्मूला हम बनाते हैं अपनी तरफ से, हमें एक्सपेंडिचर मेथड से एनएनपीएफसी निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है, एनएनपीएफसी, दैट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ये वाली बात मैं आपको बहुत बार बता चुका कि अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये लिख दिया जाए कि फाइंड आउट नेशनल इनकम, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स सोचते हैं अरे यार उसने कह दिया नेशनल इनकम निकालो, कौन सी निकालो, ग्रोस वाली, नेट वाली, एमपी वाली, एफसी वाली। तो याद रखो, वेन एवर ओनली नेशनल इनकम इज गिवन, इट मीन्स एनएनपीएफसी, सही है। तो अब देखिए, नेशनल निकालना है, नेशनल, तो नेशनल के लिए पांचों पॉइंट्स आएंगे पहले इसके लिए क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। अब थोड़ा सा रुक जाएंगे, सांस ले लेंगे, ठीक है ना। अब सोचेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करके हमारे पास, क्योंकि ये तो नेट गिवन है, तो हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँच गए एनएनपी एमपी। अब हमें नेट चाहिए और ये भी नेट है, तो ठीक है, नेट गिवन है। दोस्तों ध्यान रखना, अगर ये ग्रॉस होता और हमें नेट चाहिए, सोच रहे हो ध्यान से, अगर ये ग्रॉस होता ना, ये वाला ग्रॉस, और हमें क्या चाहिए, नेट, तो क्या करते हैं, ऑफ कोर्स डेफिनेशन को माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अभी तो हमें नेट गिवन है और हमें नेट चाहिए, तो कुछ नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन का, चाहे क्वेश्चन में हो। मैंने आपको बताया क्वेश्चन में 3 तरीके के डाटा होते हैं, घटाने वाले, जोड़ने वाले, छोड़ने वाले। कुछ लोग सोचते नहीं दे रखा है, कुछ तो होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा खेल खराब होगा, समझे ना। तो ध्यान रखो, ये दिमाग का खेल है सारा यहाँ पर। तो नेट और नेट डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं, नेशनल तो हाँ 5 आ गए, एफसी फैक्टर कॉस्ट चाहिए। ऐसा करने पर हम कहाँ आते हैं, मार्केट प्राइस पर। क्लास नंबर 3 में आपको पढ़ा चुका हूँ बड़ा डिटेल के अंदर, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस वो है जिसमें गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए हैं वो ऑलरेडी इंक्लूड है, और उसको जब एफसी बनाना होता है तो हम उसमें से क्या करेंगे, हम उसमें से एनआईटी को माइनस कर देंगे। और एनआईटी क्या है, एनआईटी इज द डिफरेंस ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी। एक बार फिर बता देता हूँ, एनआईटी क्वेश्चन में गिवन है तो माइनस कर दो, और इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी अलग अलग हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो एंड सब्सिडी को ऐड कर दो। तो इस तरह से हम कोई भी फॉर्मूले अपने आप बना सकते हैं, बस हमें ध्यान रखना है मेरे बच्चों। समराइज कर देता हूं, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम इज सम ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर कौन करेगा, वो 4 लोग करेंगे, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन किसने किसने किया, कंजम्पशन किया प्राइवेट और गवर्नमेंट। प्राइवेट की जगह क्या लिख सकता है, हाउस होल्ड। हाँ ध्यान रखना, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इनकी जगह क्या क्या वर्ड, इनके पार्ट्स होते हैं मगर वो देता नहीं है एग्जाम में। क्या लिख सकता है, जैसे परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्राइवेट सेक्टर, समझना ध्यान से, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की, किस लिए, कंजम्पशन के लिए ना, यही है। ऐसे ही परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, एक ही बात है, लेकिन इतना डीपली होता नहीं, याद रखना। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट है, डोमेस्टिक अपने देश में, क्या ध्यान रखना है, नेट और इसके बीच में फिक्स है तो स्टॉक। नेट एक्सपोर्ट हमारा 4th पॉइंट है, 4 प्लस करोगे तो डोमेस्टिक पे आओगे, 5वां एनएफआई लोगे, फ्रॉम वाला है तो ऐड करो, 2 वाला है तो माइनस करो, एनएनपी एमपी, और बाकी इस तरीके से हम उसको किसी भी चीज़ में हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर न्यूमेरिकली किसी भी क्वेश्चन, अब देखो न्यूमेरिकली जब क्वेश्चन आता है 100% 6 मार्क्स का आता है। तीनों मेथड मैंने आपको करा दिए, तीनों का तरीका क्या है मैं क्लास शुरू करने से पहले बता चुका। मिक्सिंग वाले क्वेश्चन या सेपरेट वाले क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कराऊंगा, प्रैक्टिकल क्लासेस की वीडियोस मेरी अलग हैं, ठीक है ना। जो हो सकता है कि आपको अवेलेबल ना हो तो वो आप मुझसे पर्सनली मतलब ले सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल तो मैं वो कराऊंगा ना जब मेरे पास एक पेपर पर लिखे होंगे, वही पेपर आपके पास होगा। अब मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन कराऊंगा और वो क्वेश्चन मेरे पास है बट आपके पास नहीं है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। जब मैं पॉइंट पढ़ूंगा, फर्स्ट पॉइंट ये है, तो आप अपने पेपर में चेक करोगे ना,
ठीक है ना। तो वो जब मिलेगा जब आपके पास नोट्स होंगे, जब आपका उसका PDF होगा या आपका उसके पास सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी आपके पास होगी, तब जाकर मैं आपको न्यूमेरिकल की वो वीडियोस आप देख सकते हैं मेरी, ठीक है ना। तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि क्या कहते हैं कि न्यूमेरिकल्स मैं भी कराऊंगा, लेकिन आप पहले सॉल्यूशन देखिए, उसके बाद में आप अनसॉल्व करके देखिए। पहले सेपरेट मेथड करो, फिर मिक्सअप वाले करो। एक ही क्वेश्चन में अगर इनकम एक्सपेंडिचर दोनों मेथड है और एक ही चीज़ फाइंड आउट करने को कहा है तो आंसर सेम आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। याद रखना ये रूल होता है, किसी भी मेथड से नेशनल इनकम निकालो तो सेम आंसर आता है दोस्तों। तो मैंने आज आपको एक और अच्छी सी क्लास अपने हिसाब से, मैंने अपने एक अच्छी सी क्लास आपको दी, समझाने की कोशिश की मैंने। इन पॉइंट्स को आपको रटवाने की कोशिश नहीं की है कि समझे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ताकि अगर कभी नाम बदल कर या कुछ चेंजेस करके आ जाएं, आते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे, तो आप उनको कर सकें, समझे ना। और थ्योरी में भी आपकी ये हेल्प देगा। तो दोस्तों आप इसकी मेहनत कीजिए, इसको देखिए और समझिए। जिन जिन पॉइंट्स को पहले इनको याद करो, इनकम मेथड्स के पॉइंट अलग रखो, एक्सपेंडिचर के अलग रखो और वैल्यू एडिड के अलग रखो। कॉमन है तो उनको देखो, टैक्स का, डेप्रीशिएशन का क्या चक्कर है, NFIA का क्या चक्कर है, सेपरेटली भी पढ़ा चुका है, यहाँ भी पढ़ा चुका मैं आपको, इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िए, ठीक है दोस्तों। फिर अब हम नेशनल इनकम का जो रिमेनिंग टॉपिक है, GDP वेलफेयर समथिंग, उसके बाद में नेशनल इनकम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सेकंड यूनिट की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। फिलहाल आज आपके लिए इतना ही, और ठीक है दोस्तों, तो बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपके सामने आऊँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।